नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे डिस्कस, यानी कि यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। और जैसा कि आपने देखा कि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा और इस सीरीज़ के इस पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ये जो पूरी श्रृंखला आपके सामने आने जा रही है वो किस रूप में आएगी। तो इसमें थियरी की क्लास भी होगी और जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे पॉइंट्स भी बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पूरा सिलेबस हम समाप्त करेंगे, वो भी बेहद कम समय में। तो कोई भी क्लास आपकी छोटी नहीं चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन रात में 8 बजे आपको इस सीरीज़ के जो वीडियोज होंगे वो उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ से बाल विकास की शुरुआत होती है और आज जहाँ पर ये विज्ञान पहुँचा है वहाँ तक के पूरे सफ़र को हम लोग देखेंगे बहुत ही शार्ट टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान है क्या। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। आगे चलकर जब ये देखा गया कि ये इसका जो बाल मनोविज्ञान है, इसकी जो टेक्निक है वो सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है, वो बाल जो विकास है यानी कि बालक का जो विकास है, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है उससे संबंधित है, तो इसको नाम दे दिया गया बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान साधारण शब्दों में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि इस प्रगतिशील समाज में बालकों के व्यवहारों, उनके स्वभाव, उनकी रुचियों, उनकी योग्यता, उनकी समस्या आदि को समझने के लिए लगभग सभी लोग उत्सुक और प्रयासरत देखे जाते हैं। विभिन्न देशों के मनोवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि जो अलग अलग समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, जीव वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से समय समय पर मानवीय व्यवहार के विविध पक्षों का निरीक्षण और विश्लेषण करके उसे समझने और उसकी विधिवत व्याख्या करने की कोशिश की है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ पर ज़्यादा काम हुआ है, भारत में जो काम हुआ वो काफ़ी कम रहा। लेकिन भारत में भी इस पर बहुत प्राचीन काल से ही कार्य चलता रहा है और जैसा कि आप जानते हैं भारत में इन पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो बाल मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा देने के लिए प्राचीन काल से ही भारत में व्यवस्था स्थापित थी। प्राचीन भारत में गुरुकुल बनाए जाते थे और कई प्रकार के संस्कार भी होते थे अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग धर्मों में, और उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो थी वैदिक कालीन शिक्षा। आगे चलकर जब वैदिक शिक्षा का विरोध हुआ तो फिर बौद्ध शिक्षा ने अपना स्थान बनाया, लेकिन मामला यहीं पर रुका नहीं। बौद्ध शिक्षा के बाद मध्यकालीन शिक्षा, जिसको आप इस्लाम शिक्षा कहते हैं, इस्लामी शिक्षा कहते हैं, और उसके बाद आधुनिक शिक्षा का भी नंबर आता है। तो क्रमशः कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होता गया, लेकिन काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी, जैसे जिसमें वैदिक शिक्षा शामिल थी, और मध्यकालीन शिक्षा जिसे आप कहते हैं इस्लाम, मतलब कि इस्लाम कालीन जो शिक्षा थी, अगर इसको आप देखेंगे तो उनमें कहीं न कहीं एक समानता पाई जाती है। और वो समानता क्या थी? वो समानता ये थी कि उसमें ये माना जाता था कि बालक जन्म से ही उदंड होता है, वो समाज का उपयोगी हिस्सा तभी बन सकता है जब वो कड़े अनुशासन में रखा जाए। और इसी क्रम में आपको ये पता होगा कि वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी उसमें शिक्षा की शुरुआत जिस दिन होती थी उसके लिए बाकायदा एक संस्कार दिया जाता था जिसे उपनयन संस्कार नाम दिया जाता था। इससे ही मिलता जुलता एक संस्कार होता था बौद्ध धर्म में, जिसे पवज्जा कहा जाता था, और इस्लाम में शिक्षा के लिए जिस दिन शिक्षा की शुरुआत होती थी उस दिन बिस्मिल्लाह नामक एक ये जो संस्कार होता था वो किया जाता था। तो तीन प्रकार के संस्कार यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से? उपनयन, बौद्ध धर्म में पवज्जा और इस्लाम में बिस्मिल्लाह। तो बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास संबंधी विशेषताओं पर अधिक ध्यान न दिए जाने के कारण सभी बच्चों के बीच पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता की ओर भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता था। एक्चुअली में देखा जाए तो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा में व्यक्ति की अपेक्षा लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियों पर विशेष रूप से बल दिया जाता था।
भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस लोक की अपेक्षा जो परलोक है उसको सुधारा जाना, ठीक है। और शायद इसीलिए प्राचीन काल में शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। आपने सुना होगा कि प्राचीन कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। तो यही वजह थी कि जो वर्तमान में चल रहा है उसको नहीं, इस लोक को छोड़ो, उस लोक को सुधारो, यानी कि मृत्यु के बाद जो दुनिया मिलेगी उसको सुधारने पर अधिक बल दिया जाता था। एक तरीके से यह शिक्षा जो थी वो स्पिरिचुअल होती थी, आध्यात्मिक होती थी, और जिसके प्रभाव स्वरूप बच्चों और तरुणों को सदैव कठोर अनुशासन में रखना आवश्यक था और केवल देश के भावी कर्मठ नागरिक और परिवार के सदस्य के रूप में ही उन्हें देखा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि उनकी उम्र क्या है। एक विशेष बात थी कि बच्चे में भय का संचार किया जाए, यानी कि डंडा अगर हटा लिया गया तो बच्चा जो होगा वो बिगड़ जाएगा। तो अनुशासन द्वारा ही नैतिक और समाज का जो उपयोगी सदस्य है उसे बनाए जाने की प्रक्रिया जो थी वो प्राचीन कालीन शिक्षा की एक विशेषता थी। लेकिन कालांतर में अनेक ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण बाल व्यवहार की ओर शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने बच्चों की विकास अवस्थाओं से संबंधित अनेक अध्ययन किए और प्राप्त परिणामों के आधार पर नए नए सिद्धांत भी बनाए और शुरुआत के अध्ययन में इसे बाल मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया गया। हालांकि आधुनिक समय में जो बाल मनोविज्ञान है, यानी कि जिसको आप चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, अब उसे चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इज नाउ नोन एज चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न विकास अवस्थाओं की व्यवहारगत विशेषताओं के आधार पर बाल व्यवहार को समझने का प्रयत्न किया जाने लगा आगे चलकर, जिससे अभिरुचि, आदत, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी आदि के प्रमाण के आधार पर निर्देशन और परामर्श संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक किया जाने लगा और उसको किए जाने का प्रयास भी किया गया। उसी समय कुछ नए नए दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री भी आए। प्लेटो ने अपने विचारों को एक किताब में लिपिबद्ध किया, और किताब कौन सी थी ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक किसने लिखी है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। पूरा नाम है द रिपब्लिक। ये किताब प्लेटो की किताब है और इस किताब में प्लेटो ने लिखा है कि बालक की आयु ज्यों ज्यों बढ़ती है उसी के अनुसार उसके विचारों, उसकी रुचियों, उसकी इच्छाओं और अन्य मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है, ठीक है। तो ये इस किताब में लिखा गया है। 17वीं शताब्दी आई उसके बाद और जॉन एमास कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। देखिए हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 16वीं शताब्दी के बारे में बात किए, अब बात आ रही है 17वीं शताब्दी के बारे में। तो 17वीं शताब्दी में जॉन एमास कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों एवं वैज्ञानिक शोधों के परिणाम स्वरूप इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की श्रृंखला प्रत्यक्ष रूप से उभर कर आई और इन्हीं परिवर्तनों के प्रकाश में मनोवैज्ञानिकों का ध्यान बच्चों की विकास की अवस्थाओं यानी कि उनकी उम्र की ओर आकर्षित हुआ। फिर समय आता है 18वीं शताब्दी का, जिसमें पेस्टालॉजी का जन्म होता है। पेस्टालॉजी ने बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो रूसो ने भी अपनी पुरानी मान्यताओं की कटु आलोचना की थी। रूसो ने जो पुरानी मान्यताएं थी जिसमें कहा जाता था कि इलोक नहीं परलोक, यानी कि पारलौकिक शिक्षा और कड़े डिसिप्लिन की बात कही थी, तो रूसो ने उसकी काफ़ी आलोचना की और उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जिसमें बालक स्वयं ही सीखे, यानी कि प्रकृति के द्वारा बालक सीखे। और यहाँ पर रूसो कहता है कि बालक जन्म से भला और स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे परतंत्र, स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। यानी कि बालक जन्म से अच्छा होता है, समाज उसे बुरा बना देता है। इस प्रकार एक नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की थी किसने? प्रकृतिवादी रूसो ने। तो एक प्रश्न यहाँ पर और भी बनता है कि निषेधात्मक शिक्षा, ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि निषेधात्मक शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, प्रकृतिवादी रूसो। तो रूसो कैसे थे? रूसो एक प्रकृतिवादी शिक्षक थे जो कि ये मानते थे कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें, वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा। लेकिन हालांकि ये संभव नहीं था, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं कि उसके बाद सीखने को जीवन ही नहीं बचता। इसलिए
देखिए, हर जगह कुछ न कुछ तो बाउंडेशन लगेगा ही और उसकी व्याख्या भी अलग तरीके से होगी ही। तो उसी प्रकार से तो आगे चलकर रूसो ने यह भी कहा कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। तो इस प्रकार के विचारों के प्रकाश में आने पर शैक्षिक रूप से अगर देखा गया तो कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रम हुए उसमें बाल्यकालीन मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान की आवश्यकता की तरफ विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसका प्रभाव यह दिखा कि बच्चों की रुचियों, मानसिक क्रियाओं और उनकी योग्यताओं की ओर ध्यान दिया जाने लगा। तो आगे चलकर रूसो ने जो विचार व्यक्त किए थे उसके कुछ समय बाद पेस्टालाजी ने भी उसका समर्थन किया और उसके सिद्धांतों को सकारात्मक और मूर्त रूप प्रदान किया। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बच्चों की विकसित हो रही क्षमताओं पर तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। और अब वो समय आ चुका था जिसमें बच्चों की रुचियों, उनकी योग्यताओं के प्रति सहानुभूति की भावना का पदार्पण हुआ और फिर एक नए जो है मतलब प्रायोगिक युग में शिक्षा पहुंच गई थी। और उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है खेल विधि पर आधारित शिक्षा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खेल विधि पर आधारित किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये हैं फ्रोबेल। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, तो इसका जवाब होगा यहाँ पर फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें बच्चों की स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन किए जाने के कारण उसे क्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये किंडरगार्टन प्रणाली है, किंडरगार्टन एजुकेशन, इसे क्रियावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अनुसार संसार के सभी जीवों में हमेशा विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन यह विकास आंतरिक होता है, यानी कि कुछ चीज़ें दिखती हैं कुछ नहीं दिखती हैं। मानसिक विकास ये आप देख नहीं सकते, यह आंतरिक होगा, लेकिन शारीरिक विकास को आप माप सकते हैं। जहाँ तक बालकों की क्षमताओं के विकास की बात है तो यह बात अवश्य ध्यान में होनी चाहिए कि अध्यापक या अभिभावक का कार्य स्वाभाविक विकास में पथ प्रदर्शन का होता है। इसमें अनुचित हस्तक्षेप से विकास का जो क्रम है वो भंग हो जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता यानी कि फ्रोबेल का कहना था कि बच्चों को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं जो फ्रोबेल हैं वो भी प्रकृतिवादी रूसों के सिद्धांत को ही मानते हैं। आगे चलकर थोड़ा समय और आगे बढ़ता है और उसके बाद समय आता है यहाँ पर डार्विन का। तो 19वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी अध्ययन के प्रति मनोवैज्ञानिकों और जीवशास्त्रियों ने विशेष रूप से रुचि ली। डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन कराया। तो ये जो किताब है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये किसने लिखी है? ये डार्विन ने लिखी है। कब लिखी है? 1877 में। तो डार्विन और उसके साथियों ने अनेक अध्ययन किए और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है। आपने सुना होगा कि डार्विन ने बताया था कि मानव, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बंदर। अब यहाँ पर उन्होंने जो थ्योरी लगाई है वो थ्योरी कौन सी है? उन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन, TUATION, मतलब पुनरावर्तन का सिद्धांत। तो और इस सिद्धांत के अनुसार बालक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पशु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है। प्रारंभिक जीवन काल में वो क्रॉलिंग करता है यानी कि रेंगता है। ठीक है, तो ये मछलियों से संबंधित हो गया। उसी प्रकार चारों तरफ हाथ पैरों पर चलना यानी कि क्रीपिंग, तो ये स्तनधारियों की गति का पुनरावर्तन है। और दौड़ने की क्रिया पूर्ण रूप से सीखने के बाद मानवीय जीवन प्रतिमान को धारण करता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जो विकास की प्रक्रिया है वो मानव जीवन में दोहराई जाती है। इसी प्रकार आगे चलकर 1879 का समय आया, 1879 का, जब विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, जहां पर ये जो सारी प्रक्रियाएं थी वो प्रायोगिक रूप में की जाने लगी। वर्तमान समय में ये जो प्रयोगशाला स्थापित हुई थी उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिप्जिंग जर्मनी में यह स्थित है। और उसके बाद समय आता है 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में इटली में जन्म हुआ डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने भी बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। उनका यह विचार था कि बच्चों की जो नैसर्गिक संक्रियाएं हैं वो स्वतंत्र वातावरण के अभाव में कुंठित हो जाती हैं।
ठीक है, तो उन्होंने कई आयाम दिए हैं। और ये भी कि डॉक्टर मॉन्टेसरी का कथन था कि पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट है मैडम मारिया मॉन्टेसरी का, पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने जिस प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया उसमें कर्मेंद्रियों की शिक्षा, उन्होंने जो शिक्षा दी है उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का मतलब वो चीज़ें जो आपकी सेंसरी बॉडी हैं, ठीक है। और इसी के साथ भाषा की शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और भाषा की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। इस दिशा में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो कार्य हुए उसमें इंग्लैंड में मनोवैज्ञानिक सली द्वारा ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना हुई और बाल अध्ययन के आंदोलन के जन्मदाता हल द्वारा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना मुख्य है। तो ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी किसने स्थापित किया है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, तो दोनों की स्थापना किसने की है? हल ने की है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है इसका हल के द्वारा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में समय बीतता गया और आ गया 20वीं शताब्दी आ गई और 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक चरण से ही, यानी कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो उसके प्रारंभिक चरण से ही बाल विकास की दिशा में व्यवस्थित अध्ययन का शुभारंभ हो गया था और इसी कारण से क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की सदी की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 20वीं सदी को बालक की सदी की संज्ञा किसने दी है? तो सही जवाब है क्रो एंड क्रो। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बालक की सदी किस सदी को कहा गया है? तो जवाब होगा 20वीं सदी। तो मतलब घुमा फिरा के यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की सदी की संज्ञा दी। ठीक है, और इसके बाद इसमें कई सारे रिसर्चेज हुए, बहुत सारे नए नए मनोवैज्ञानिक आए, समाजशास्त्री आए, एजुकेशनिस्ट आए और उन लोगों ने जो नए नए सिद्धांत रचे उन सिद्धांतों के आधार पर बाल मनोविज्ञान में निरंतर जो है विकास होता गया। लेकिन जो उल्लेखनीय विकास हुआ वो विकास कब हुआ था? जब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव थियरी जब उन्होंने दी और वाइगोत्स्की लेकर आए थे सोशल कल्चरल थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। हालांकि दोनों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं लेकिन इनकी संकल्पनाओं में एक विरोध देखा जाता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या संज्ञान का विकास स्वयं करते हैं। और वाइगोत्स्की लिखते हैं कि बच्चों में जो विकास होता है उसमें संस्कृति और अंतर व्यक्ति संवाद यानी कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है उसका योगदान होता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी बात को सही साबित कर ले जाते हैं। हालांकि दोनों ही सिद्धांत आज काफ़ी हद तक मान्य होते हैं। और इसके बाद जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से बच्चा भाषात्मक संरचना, यानी कि आप जो भी भाषा सीखते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सीखते हैं, तो बच्चा भी इसी भाषा से सीखता है। हर बड़ा व्यक्ति कभी न कभी बच्चा था। तो अन्य जो प्रतीकात्मक तत्व हैं यानी कि सिंबॉलिक नॉलेज, इसको जानकर ही हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। वर्तमान समय में जब हम आ गए हैं 21वीं सदी में तो कई सदियों के नॉलेज को हम यहाँ पर पाते हैं और उसके बाद जो मुख्य रूप से बातें सामने निकल कर आती हैं अगर उसका अवलोकन करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका को हम सुविधा प्रदाता के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतेता फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल की संकल्पना के आधार पर भी अनेक विद्वान विद्यालयों को बच्चों की वाटिका यानी कि बालोद्यान के रूप में जो है विकसित करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि हमने यहाँ पर ये देखा कि प्राचीन कालीन शिक्षा से लेकर जो आधुनिक शिक्षा है उसका सफ़र किस प्रकार से तय किया गया और कौन कौन सी समस्याएं बीच में आई, कौन कौन से इसमें परिवर्तन हुए और तब शिक्षा कहाँ थी, आज की शिक्षा कहाँ पर है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस रहा,
ये सारी चीज़ें आज के इस प्रस्तावना के वीडियो में हमने देखी हैं। अब अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र पर होगी चर्चा। साथ ही साथ बात करेंगे बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य, और उसके बाद जो हमारी क्लासेज होंगी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं वो सारी थियरीज पर डिस्कस करते हुए उस पर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो वन लाइनर बन सकते हैं, सारी चीज़ें हम तेज़ी से करेंगे डिस्कस, क्योंकि परीक्षा के लिए इस समय बहुत कम है।